हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है घनाव। एक घनाव के अगर हम टुकड़े कर दें, उसका विभाजन कर दें, तो विभाजन के पश्चात उस पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। घनाव को हम घन के साथ कंपैरिजन करेंगे कि हमने घन में किस तरीके से क्वेश्चन हल किए थे। घन पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से घन होता है उसी तरीके से घनाव होता है। घन और घनाव में केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, जो इनका रेशियो होता है, उसी का अंतर होता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होगी। यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में डिफरेंस होता है। एक घन या घनाव के टुकड़े कर दिए जाएं, समान लंबाई के टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस पर किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि घन में हमने क्या सीखा था। देखिए, एक घन में हमेशा 8 कोने होते हैं। घनाव में भी 8 कोने होते हैं। 12 कोर होती हैं। यहां भी 12 कोर होती हैं। देखिए, कोर से मतलब समझिए, एक 3D डायग्राम से समझिए कि ये एक, मान लीजिए, घन है और इसमें ये 6 सतह हैं। इन 6 सतह पर जितनी आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम कोर बोलते हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे तो इनकी संख्या कितनी बैठेगी? 12। और कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। घन और घनाव में इतनी समानता है। इसके बाद जब हम विभाजन करते हैं, इनके टुकड़ों को अलग करते हैं, तो यहां पर कुल घनों की संख्या कितनी आती है? n क्यूब। कुल घनों की संख्या n क्यूब आती है। n जो वैल्यू आती है वो बड़े घन की लंबाई, ये जो आपका बड़ा घन है, ये पूरा यहां से यहां तक बड़े घन की लंबाई, और ये है छोटे घन की लंबाई। जब हम बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से भाग कर देते हैं तो हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। सेम वही लॉजिक यहां पर लगेगा कि बड़े घन की लंबाई और छोटे घन की लंबाई, लेकिन यहां पर हमारे पास सारी की सारी लंबाइयां अलग दे रखी होंगी। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर कुल घनों की संख्या कैसे निकल कर आती है? n क्यूब के रूप में। अब देखिए, यहां पर लंबाई कुछ अलग होगी, चौड़ाई कुछ अलग होगी और ऊंचाई कुछ अलग होगी। तो यहां पर कुल घन कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, कुल घन के लिए क्या करेंगे? जो आपकी ये लंबाई है, x लंबाई को हम भाग करेंगे छोटे घन की लंबाई से। ये जो छोटे घनों की लंबाई है, ये सबकी समान होगी, यानी छोटे घन की लंबाई, और बाई को भाग करेंगे छोटे घन। सबको x y z, ये जो लंबाइयां दे रखी हैं, इनको सबको छोटे छोटे घनों की जो लंबाई आपके प्रश्न में दे रखी होगी उससे भाग करेंगे। तो यहां से क्या निकल कर आएगा? n1, n2 और n3। ये जो वैल्यू निकल कर आएंगी, हमने इनको क्या मान लिया है? n1, n2 और n3। तो अगर कुल घन की बात करेगा तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कुल घन के लिए क्या करना है? n1 मल्टीप्लाई या n1 इंटू n2 इंटू n3। यहां पर क्या था? n क्यूब। यहां पर अलग अलग होने की वजह से इनको चेंज किया गया है। तो यह है कुल घन निकालने का तरीका। कुल घन कैसे निकालेंगे घनाव के लिए? कि जो भी हमारे पास बड़े घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी होगी, उनको छोटे घन की लंबाई से भाग कर देंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको कुल घनों की संख्या पता चल जाएगी। इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमने देखा कि कुल घन पूछा तो हमने n1 इंटू n2 इंटू n3 कर दिया। अब कहेगा कि शीर्ष घन। देखिए, शीर्ष घन वो घन होते हैं जो कोने वाले घन होते हैं।
चाहे घन हो या घना हो, हमेशा इनकी संख्या 8 ही रहेगी। घन हो या घना हो, हमेशा इनकी संख्या 8 ही रहेगी। ऐसे घन जिसकी 3 सतह दिखाई देती हो, देखिए 3 सतह के लिए ये देखिए, ये वाला घन देखिए, इसमें 3 सतह, 1 2 और 3 सतह दिखाई दे रही हैं। ऐसे 8 कोने होते हैं तो 8 ही घन हो गए। अगर हम इसमें देखें तो देखिए, ये वाला जो घन है आपका, इसमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे घनों की संख्या घना हो या घन हो हमेशा 8 ही रहेगी। मध्य घन, ऐसे घन जिसकी 2 सतह दिखाई देती हो। 2 सतह दिखाई देने का मतलब देखिए, जैसे ये वाला घन है आपका, ये वाला, इसमें कितनी सतह दिखाई दे रही हैं? 2 सतह दिखाई दे रही हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मध्य घन। अगर हम इस घन की बात करें पूरे की, तो यहां पर क्या फार्मूला बनता था मध्य घन के लिए? 12 इंटू n-2। मध्य घन के लिए, घन के लिए क्या फार्मूला था कि 12 इंटू n-2। हम अगर इस घनाव के लिए बात करें, क्योंकि हम कंपैरिजन के साथ सीख रहे हैं, यहां पर क्या था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान थी, यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो अगर हम इसको 3 भागों में विभाजित कर दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर हम इस 12 को 3 भागों में विभाजित कर दें तो 4 की इक्वेशन बनकर आती है। तो देखिए मध्य घन के लिए क्या फार्मूला बनेगा? 4 इंटू n1-2 प्लस 4 इंटू n2-2 प्लस 4 इंटू n3-2। अगर हम मध्य घन की बात करें तो मध्य घन के लिए यहां क्या था? मध्य घन के लिए देखिए 12 कोर थी, यहां पर हमने भी 12 कोर लिए। देखिए 4 4 8 4 12, क्योंकि यहां पर लंबाई चौड़ाई अलग होने की वजह से, n1 n2 n3 की वैल्यू अलग होने की वजह से फार्मूला लंबा होता है। यहां पर n सिंगल रूप में होता है तो यहां पर फार्मूला छोटा होगा, लेकिन सब कुछ यहीं से निकलेगा, सब कुछ घन से ही निकलकर इधर आया है। मध्य घन ऐसा घन जिसमें हमें 2 सतह दिखाई दे रही थी। देखिए केंद्रीय घन, ऐसा घन जिसमें हमें 1 सतह दिखाई दे। केंद्रीय घन के लिए क्या था? 1 सतह दिखाई देने के लिए फार्मूला था यहां पर 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। अब देखिए इस 6 को भी हमें 3 भागों में डिवाइड करना है, तो 2-2 के रूप में डिवाइड होगा। देखिए क्या फार्मूला बनेगा? 2 इंटू n1-2 इंटू n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 और n3-2 और प्लस 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। ये फार्मूला बनेगा केंद्रीय घन के लिए। देखिए 2 2 4 और 2 6, क्योंकि ये स्क्वायर है। आपको फार्मूला लंबा लग रहा है, क्यों लंबा हुआ? स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ एक बार की जो वैल्यू है ये स्क्वायर के रूप में है। n1 और n2 होने की वजह से यहां पर स्क्वायर नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने डिटेल में खोल दिया है। केंद्रीय घन जिसकी हमें 1 सतह दिखाई देती हो, उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। इसके बाद देखिए अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या है कि n-2 की पावर 3। यहां हमने क्या किया है कि घन के लिए n-2 की पावर 3, और यहां पर क्या होगा? n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। यह हमारा अंतः केंद्रीय घन के लिए हो गया। अंतः केंद्रीय घन वो घन जो हमें विभाजन के पश्चात बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। वे घन जो हमें टुकड़े करने के बाद, इनके हमें टुकड़े करने के बाद जो अंदर से निकलकर घन आते हैं, जो घन हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं। ये वाले
ये वाले फार्मूले हमारे घन के लिए हैं और ये वाले फार्मूले हमारे घनाव के लिए हैं। बस इतना सा समझने की बात है और इसके बाद इसके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। जब बार बार आप इसका रिवीजन करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे। और एकमात्र तरीका यही है, इससे अलग कोई भी तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका है। आप विश्वास कीजिए, सबसे आसान तरीका है। जब आप इस पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप हल कर पाएंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर के घनाव को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में या घनों में विभाजित किया गया है। यहां हम बात कर रहे हैं घनाव की। 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा यहां से रहेगा कि जो हमारे पास N1, N2 और N3 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं निकालेंगे तब तक हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। N1 के लिए क्या है, देखिए लंबाई को जो भी इसमें है उसको छोटे घन की भुजा से भाग कर देंगे। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो, कितना आएगा 3, 4 और ये 5। यानी क्या क्या वैल्यू निकल कर आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई और ये 5 आ गई। ये N1, N2 और N3 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुल घनों की संख्या बताइए। कुल घनों की संख्या का मतलब क्या है, N1 इंटू N2 इंटू N3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20 दिया 60। क्या आंसर आ गया 60। यानी अगर हमने 6 गुणा 8 गुणा 10 घन सेंटीमीटर के घनाव को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया तो हमारे पास कुल कितने घन आए, 60। कुल घनों की संख्या 60। अब देखिए, शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है। ऐसे घन जिसमें 3 सतह दिखाई देती हो उसको हम शीर्ष घन बोलते हैं। 3 सतह दिखाई देने वाले का मतलब 8, शीर्ष घन 8। चाहे घन हो या घनाव हो, दोनों के लिए उत्तर 8 ही रहेगा, जब तक कि घन को अलग अलग रंगों से नहीं रंगा गया हो या घनाव को अलग अलग रंगों से नहीं रंगा गया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मध्य घनों की संख्या बताइए। मध्य घन के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था कि 4 इंटू N1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू N2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू N3 माइनस 2। यहां पर बस N1, N2 और N3 की वैल्यू पुट करनी है। देखिए 4 इंटू N1 कितना है 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू N2 कितना है 4 माइनस 2 प्लस 4 इंटू N3 5 माइनस 2। कितनी वैल्यू निकल के आ गई 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। कितना हो गया 4 प्लस 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 और 8 20 और 4 24। मध्य घनों की संख्या निकलकर कितनी आ गई 24। शीर्ष घन 8, मध्य घन 24। देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। केंद्रीय घन के लिए हमने क्या बताया है, फार्मूला है आपका केंद्रीय घन के लिए 2N1 माइनस 2 इंटू N2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू N3 माइनस 2 इंटू N1 माइनस 2। इस फार्मूले का हमें प्रयोग करते हुए हम केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। केंद्रीय घन मतलब ऐसे घन जिसकी एक सतह दिखाई देती हो। बस N1, N2 और N3 की वैल्यू हमें पुट करनी है। देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू N1 कितना है 3 माइनस 2, N2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू ये कितना वैल्यू है 3 माइनस 2। देखिए
यहां कितना आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1। कितनी वैल्यू आ गई? 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 3 दूनी 6, 12 6 18 4 22। यानी केंद्रीय घनों की संख्या कितनी आ गई? 22। ऐसे घन जिसकी एक सतह दिखाई देती हो उस घनों की संख्या कितनी हो गई? 22। अंतः केंद्रीय घन, ऐसे घन जिसकी एक भी सतह ना दिखाई दे रही हो, तो वो विभाजन के बाद अंदर वाले घन होंगे जो हमें बिल्कुल ही बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या है, क्या फार्मूला बताया आपके लिए? n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और ये 5 माइनस 2। क्या निकल के वैल्यू आएगी? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कितनी वैल्यू आ गई? 6। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो गई? 6। ये जो टोटल घन हमारे पास आए थे 60, अगर हम इनको ऐड करके देखें कि कितने अंतः केंद्रीय घन है, कितने केंद्रीय घन है, कितने मध्य घन है और कितने शीर्ष घन है, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल घन जो विभाजन के बाद आए थे उनकी वैल्यू हमारे पास ऐड हो जानी चाहिए। देखिए कितने हैं, एक बार देखते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। खाली कितना है? 8, 24, 22 और ये 6। 6 2 8 4 12 और 8 20, 2 2 4 2 6, यानी कुल घन आ जाएंगे। अगर आप क्रॉस चेक करना है, आपको देखना है क्वेश्चन हमने सही किए गलत किए। जब आप प्राइमरी स्टेज पर हो, क्वेश्चन को सीख रहे हो, तो हमेशा क्रॉस चेक करके जरूर देखो, तो आपको भी पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे और क्वेश्चन में कहां मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन चाहे केंद्रीय घन के रूप में पूछ ले, अंतः केंद्रीय घन के रूप में पूछ ले, या कहे कि एक सतह है या 2 सतह या 3 सतह, करने का तरीका आपका सेम ऐसा ही रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।